सभी को राधे राधे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों को 11 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, अगर आपका आज जन्मदिन है तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आगे और आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले जो सवाल कल पूछा था उसी का आपको जवाब दे दिया जाए। दस्ते मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये कौन से देश में स्थित है? दस्ते मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी आप याद रखिएगा क्या है? काबुल है। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर ही आपको याद होगा तो राव तुलाराम जी का देहांत हुआ था। ठीक है ना, राव तुलाराम जी का देहांत हुआ था और इन्हीं के वजह से आप हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक हेलमंद नाम की जगह है, ठीक है ना, हेलमंद। यहाँ पे तकरीबन मतलब पूरी दुनिया का ही समझिएगा 75% से भी ज़्यादा अफीम पैदा होता है। तो ये बात भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान थोड़े टाइम पहले तालिबानी अटैक हुआ था, खैर वो तो आप लोग अच्छे से जानते हो। कजाकिस्तान की एक राजधानी से रिलेटेड मैंने बात पूछी थी कल आपसे। कजाकिस्तान जो है ना, इसकी राजधानी थोड़े समय तक जो है ना नूर सुल्तान बन गई थी। नूर सुल्तान बन गई थी, ठीक है ना। नूर सुल्तान जो है ना बेसिकली यहाँ के बहुत लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहने वाले थे, इस करके इनको सम्मानित करने के लिए इस राजधानी का नाम नूर सुल्तान किया गया। लेकिन वापस इसे कन्वर्ट करके अभी जो है ना वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना कर दी गई है, ठीक है ना, अस्ताना। और ये दुनिया का पहला देश बना है जिसमें डेथ पेनल्टी को ऑफ कर दिया, मतलब यहाँ पे सजाए मौत नहीं होगी अब, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, सऊदी अरब दुनिया का वो आखिरी देश बना है ये, तो इस देश के अंदर फीमेल को ड्राइविंग का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, ठीक है, इसके अलावा ओपन कंसर्ट या किसी रेस्टोरेंट में खाने का अधिकार, और इसके अलावा जो है ना खेल मैदान में जाने का अधिकार, ये सब कुछ देने वाला सबसे आखिरी देश। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद इसकी राजधानी है, रियाद। और करेंसी क्या है इसकी? रियाल करेंसी है। सलमान बिन यहाँ के शेख हैं, ये याद रखना। चाइना की ऑफिशियल करेंसी क्या है? चाइना की ऑफिशियल करेंसी रिनमिनबे है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, युआन बताते हैं, ध्यान देना। आपके इंडिया का ऑफिशियल करेंसी आप पूछे तो आप रुपए बताओगे, रुपए का पार्ट क्या है? रुपए का पार्ट पैसा है। ऐसे ही चाइना की ऑफिशियल करेंसी जो है ना वो रिनमिनबे है, लेकिन उसका पार्ट क्या है? उसका पार्ट युआन है। फ़र्क कितना है कि इंडिया में पैसे की कीमत फिलहाल कुछ रही नहीं, चलता नहीं है, लेकिन चाइना में युआन चलता है, तो इस करके इसकी कीमत है वर्तमान के लिए। ठीक है, चाइना ने रिसेंटली अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया है तियानजोंग करके, तो आपको वो नाम तो खैर याद रखना ही रखना है। ठीक है, और अभी थोड़े टाइम पहले जो है ना एक उबर कप, ठीक है ना, उबर कप को जीता था सऊदी अरेबिया ने चाइना को हरा के। सऊदी अरेबिया नहीं, माफ़ करना, साउथ आपका जो है ना कोरिया, साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है ना। साउथ कोरिया ने जीता उबर कप, बैडमिंटन का कप होता है, और चाइना को हरा के चाइना उपविजेता रहा था उसमें। आज का जो पहला आपका करंट अफेयर रहेगा वो क्या है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? तो हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के वीसी का नाम है टंकेश्वर कुमार, और ये भारत में सबसे बेस्ट वीसी का अवार्ड इनको मिल चुका है। हालांकि ये पहले HAU के वीसी थे, ये भी याद रखना आप लोग। इस यूनिवर्सिटी में एक बात और याद रखना, इस यूनिवर्सिटी को थोड़े समय पहले रेड क्रॉस अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा ये हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब पूरे भारत में अलग अलग जगह पे है, लेकिन आपको हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी याद रखनी है। ये महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में पड़ती है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा परिसर में CISR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद के सहयोग से भूगर्भ निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे इस पे जो है ना कुल सचिव यहाँ के प्रोफेसर सुनील कुमार और शिक्षा पीठ की अधिष्ठाता प्रोफेसर सारिका शर्मा भी यहाँ पे मौजूद थी।
इसका काम क्या होगा, आसपास के इलाके में भूकंप निगरानी सहित सारी की सारी जो है ना वो डेटा को उपलब्ध करवाया जाएगा। रिसर्च वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको मैं बता देता हूँ, रिसेंटली नए साल पे आपने नोटिस किया होगा झज्जर के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आया था। तकरीबन मैंने आपको बताया भी होगा कि रिक्टर स्केल पे मापा गया था, उसको 3 से 4 के आसपास का भूकंप जो है ना मेजर किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेटेस्ट आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा कहाँ की है? शेफाली वर्मा रोहतक की है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और 2000 जो आपका 25 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है ना। T20 ये नॉर्मल होगा, इसमें कोई ये तो अंडर 19 का है, लेकिन वैसे नॉर्मल वाला T20 वर्ल्ड कप ये अपने इंडिया का ही होगा, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। शेफाली वर्मा रोहतक की है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज हैं ये शेफाली वर्मा। इनको आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अखिल भारतीय महिला चयन समिति आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो है ना और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत के अंडर 19 महिला का सिलेक्शन किया गया है। ये टूर्नामेंट होने कब वाला है? ये 14 से 29 जनवरी 2023 तक होगा, अफ्रीका के अंदर होगा। भारत को दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप डी के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और हर एक समूह की शीर्ष जो है ना 3 टीमें सुपर 6 राउंड में जो है ना आगे बढ़ेगी, जहां टीमों को 6 के 2 ग्रुपों में जो है ना रखा जाएगा। इसमें है कौन कौन? शेफाली वर्मा कैप्टन है, श्वेता सहरावत उप कप्तान है इसकी, ऋचा घोष विकेट कीपर है और जी त्रिशा, सौम्या तिवारी और सोनिया महदेविया, हरले गला, हर्षिता बसु ये विकेट कीपर के अंदर है। सोनम यादव, मन्नत कश्यप, अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा और इसके अलावा फलक, तीता साधु और इसके अलावा जो ना शबनम और शिखा, ये जो है ना टीम के अंदर इसमें शामिल है। शेफाली वर्मा का जन्म हुआ था 28 जनवरी साल 2004 को हुआ था, ठीक है ना। ये 18 साल की हैं और ये राइट हैंडेड बैटिंग स्टाइल है इनका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को सब याद रखने हैं, ठीक है ना। टीममेट स्मृति मंधाना है इनकी, हरमनप्रीत कौर भी है और दीप्ति शर्मा भी है। तो और इनको क्रिकेट के लिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम में वुमेन्स T20 के अंदर सिल्वर मेडल मिला हुआ है। आपको याद होगा वुमेन्स T20 को पहली बार ही शामिल किया गया है 2022 के कॉमनवेल्थ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम से सीधा सवाल बनने की संभावना है यहाँ से। हरियाणा के मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, तो आप पहले तो ये याद रखिएगा जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अभी हाल ही में बनवारी लाल जी को बनाया गया है। बनवारी लाल वर्तमान में जो है ना इनके पास में सहकारिता विभाग है पहले से ही, और अब इनको जन स्वास्थ्य विभाग भी दे दिया गया है। थोड़ा सा देखिएगा, 12 विभागों के मर्जर के बाद कुछ फेरबदल हुआ है और वो फेरबदल है क्या वो देखियो। गृह मंत्री को इस बदलाव में थोड़ा सा महसूस ज़्यादा ही हुआ है समझिएगा, और 2 विभाग इनसे वापस ले लिए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा विभाग इनसे वापस ले लिए गए हैं, ठीक है। पहले ये विभाग हरियाणा के गृह मंत्री के पास में थे, लेकिन अब इनसे वापस ले लिए गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन विभाग। एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है ना कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण एवं वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी जो है ना मनोहर लाल जी ने सौंपी है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी को तो मैंने बता ही दिया कि जन स्वास्थ्य विभाग दे ही दिया गया है, ठीक है। और अनिल विज के पास गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ आयुष और विभागों के मर्ज के बाद वापिस इनसे 2 विभाग ले लिए गए, वो मैंने बता दिया। अब इनके पास में टोटल 4 ही विभाग बचे हैं, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष डिपार्टमेंट। डिप्टी सीएम है वो सेफ है, इनके पास 7 विभाग है, इनमें से रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, पब्लिक वर्क्स है, फूड है, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, सिविल एविएशन है और रिहैबिलिटेशन है। ये सारे 7 विभाग है, इनके पास से कोई विभाग वापस नहीं लिया गया। हायर एजुकेशन विभाग मूलचंद शर्मा के पास, स्कूल एजुकेशन कंवरपाल गुर्जर जो है ना वो बने रहेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये परिवहन मंत्री भी हैं हरियाणा के, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। औद्योगिक डिपार्टमेंट और आईटीआई जैसे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को भी देखते हैं।
और हरियाणा का एजुकेशन विभाग, अब यूँ समझो कि विभागों के मर्जर के बाद एजुकेशन विभाग थोड़ा सा डिवाइड हुआ है। कंवरपाल गुर्जर को स्कूल एजुकेशन और मूलचंद शर्मा को हायर एजुकेशन है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कॉपी पे, बार बार कह रहा हूँ। मूलचंद शर्मा के पास अब ट्रांसपोर्ट माइनिंग, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ई रवाना योजना किसने स्टार्ट की है। ई रवाना योजना खनन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, और वो इन्होंने ही स्टार्ट की थी। माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट भी मूलचंद जी के पास है। कंवरपाल जी के पास अभी स्कूल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको हॉस्पिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य विभाग, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये बात भी कॉपी पे लिखने लायक है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। सीएम ने कहा कि 12 से 13 छोटे विभागों को मर्ज करके कम कर दिया, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इसमें छोटा विभाग निकालकर दूसरे विभाग के पास चला गया। एक सामान्य प्रक्रिया स्कूल के 2 विभाग कर दिए और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन ये थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। सोशल जस्टिस का अंत्योदय के साथ जोड़ के मर्जर कर दिया और सरकार की एक नई प्रकार की ही व्यवस्था है। ये एक पूरी लिस्ट है, देखिएगा। मुख्यमंत्री जी के पास में ये डिपार्टमेंट है, लाइक फाइनेंस एंड जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और अर्बन स्टेट्स है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है यानी कि योजना आयोग कहिएगा एक प्रकार से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, आर्किटेक्चर है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, पर्सनल ट्रेनिंग है, राजभवन अफेयर है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड अंत्योदय, ये सारा डिपार्टमेंट, इसको सेवा के नाम से जानते हैं। ये सेवा आपसे फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, याद रखना, ये मुख्यमंत्री जी के पास ही है। यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट इसके अलावा जो किसी को मिला नहीं है वो अलॉटेड सीएम के पास ही है। दुष्यंत जी के पास में जो है वो मैंने आपको अभी बताए ही थे इसी वीडियो के दौरान ही। अनिल विज के पास में वर्तमान में है होम, हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड आयुष, 4 डिपार्टमेंट है। कंवरपाल जी के पास में स्कूल है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, हॉस्पिटैलिटी है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है और हेरिटेज है। मूलचंद जी के पास ट्रांसपोर्ट, माइन एंड जियोलॉजी, इलेक्शंस एंड हायर एजुकेशन। श्री रजन जो आपके रणजीत सिंह जी है, इनके पास में तो एनर्जी और जेल पहले ही थे, अभी भी वही है। श्री जयप्रकाश दलाल के पास में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज एंड लॉ डिपार्टमेंट है यानी कि कानून मंत्री हरियाणा के है ये। बनवारी लाल जी के पास में कॉरपोरेशन है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, अभी जो अब जोड़ा गया है। श्री कमल गुप्ता जी जो है, इनके पास अर्बन लोकल बॉडीज है और हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट है। श्री देवेंद्र सिंह बबली के पास में डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है। ओम प्रकाश यादव मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आते हैं, इनके पास सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। सोशल जस्टिस है, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास है, ये अटैच्ड है सीएम के साथ, इसको सेवा डिपार्टमेंट अभी मैंने यहाँ बताया था आपको। कमलेश ढांडा जी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आती हैं ये भी, इनके पास में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज है ये। इसके अलावा आर्चिव डिपार्टमेंट भी है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। अनूप धानक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, लेबर डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। रेवेन्यू एंड डिजास्टर है, ये डेप्यूटी सीएम के साथ अटैच है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, ये भी डेप्यूटी सीएम के साथ अटैच है। एंड फूड एंड सिविल है, ये भी डेप्यूटी सीएम के साथ में भी अटैच डिपार्टमेंट है। श्री संदीप सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इनके पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट बचा है। एक डिपार्टमेंट इनसे वापस ले लिया, एक्चुअली इन्होंने खुद नहीं दिया था, इनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह लगे हुए हैं, वो मैंने अभी बताए थे आप लोगों को, खैर आप जानते ही हो, ज़्यादा बात करना उसकी है भी ठीक नहीं। और अगली बात इंपॉर्टेंट, खेल डिपार्टमेंट था, तो वो खेल डिपार्टमेंट अभी के लिए पेंडिंग है, किसी के पास में गया नहीं है, वो आगे फर्दर ही डिटेल आएगी। खैर सुपर इंपॉर्टेंट डेटा है, स्क्रीनशॉट अपने पास में रखना, 2-3 बार दोहराना, याद रखना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे ज़्यादा दूध देने का नेशनल रिकॉर्ड वाली भैंस हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। ये हरियाणा के कैथल जिले से संबंधित है, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाला नेशनल रिकॉर्ड है और ये कैथल जिले की जो भैंस है, इस भैंस का नाम है रेशमा, ठीक है ना, रेशमा। ये मैंने थोड़े समय पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी हाल ही में फिर से अपडेट हुआ है डेटा, इस करके आपको आज फिर पढ़ा रहा हूँ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट में बताओ आप मुझे। और इसकी ओर से 33.8 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड कायम किया है, इसका सर्टिफिकेट भी मिला है। इसके दूध की फैट की गुणवत्ता 10 में से 9.31 है, ये भी बताई गई है। और रेशमा जो है ना कैथल जिले की ये भैंस है, याद रखना, तकरीबन 20 किलो हर रोज़ चारा खाती है, एक बच्चे की तरह इसकी देखभाल करती है की जाती है, तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 19 से 20 लीटर दूध तकरीबन जो है ना स्टार्टिंग में दिया था, और दूसरी बार माँ बनी तब 30 लीटर, और तीसरी बार जब माँ बनी है तो 33.8 लीटर दूध देने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है इस भैंस ने। कैथल जिले के गांव बुड्ढा खेड़ा की है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। और डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की तरफ से पशु मेले के अंदर इसने प्रथम स्थान भी इसको मिला हुआ है। और रेशमा ने 5 बच्चों को अब तक जन्म दे दिया है, लेकिन उसके दूध की क्षमता अभी भी अच्छी ही है, रिकॉर्ड नहीं टूटा है, मतलब कहने का ये। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था तब भी रिकॉर्ड था, स्टिल रिकॉर्ड अभी भी कायम पड़ा, 1 साल का भी। इसे करीब 1,40,00,000 में ख़रीदा था, और इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तभी तो पूरा ऐसा है ही। जूनियर इंजीनियर अब गांव में कितने लाख तक के कार्य करवा सकेंगे, एक नई लिमिट सेट की है मुख्यमंत्री जी ने, और इसका सही आंसर रहेगा 2 लाख तक के कार्य अब ये करवा सकेंगे। 2 लाख तक की सीमा है जेई को, 2 लाख से 25 लाख तक की सीमा एसडीओ के लिए, 25 लाख से 1 करोड़ जो है ना वो एक्सिन करवा सकते हैं काम, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में जो है ना वो आपके एससी काम करवा सकते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जिनको कहते हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा चीफ इंजीनियर काम करवा सकते हैं। इनके लिए विकास कार्यों के लिए अगर विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी प्रशासनिक मंजूरी की जो है ना जरूरत नहीं पड़ेगी, विकास कार्यों को ग्राम पंचायत देगी प्रशासनिक स्वीकृति, सीधा समझिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी डेटा अच्छा है। सेशन कैसा था बताना आप लोग। आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता, थोड़ा बताना इसके बारे में। और ये सारे वित्त आयोग ही अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो और ही अच्छी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच।